जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन डे सारथी पर। मैं प्रशांत शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए लगे हैं और आपकी तैयारी को लगातार करवा रहे हैं। और हमारे चैनल पे आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साथ ही साथ पॉलिटी के भी और हिंदी के साथ साथ साइंस के भी क्वेश्चन की सीरीज आपको कराई जा रही है। तो हमने भी आपको अलंकार पूरी तरह से पढ़ा दिया है और हम वर्णमाला स्टार्ट किए थे। तो वर्णमाला में हमने 3 क्लासेस करा दी थी, जिसमें हमने भाषा के बारे में पढ़ा, स्वर के बारे में पढ़ा और व्यंजन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। व्यंजन के वर्गीकरण में कौन-कौन से हैं, जैसे हम पढ़ेंगे प्राण के आधार पे, घोष के आधार पे या फिर उच्चारण के आधार पे कैसे व्यंजन होते हैं। और साथ ही साथ मैंने पिछली क्लास में आपको डिस्कस किया था व्यंजन के बारे में, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं और साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की। आज हमारा वर्णमाला का चौथा दिन है, यानी चौथी क्लास है। और एक क्लास आपकी कहाँ हो रही है? वन डे सारथी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और चैनल का नाम क्या है? वन डे सारथी यूट्यूब चैनल और वन डे सारथी टेलीग्राम चैनल भी इसका नाम है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं व्यंजनों के वर्गीकरण की। तो व्यंजनों के वर्गीकरण की अगर हम बात करेंगे, तो व्यंजन के वर्गीकरण में क्या आता है? तो साथियों, आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण की, तो इसमें जो है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। कल हमने आपको बताया था कि व्यंजन की जब भी बात करेंगे तो व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले नहीं जाते उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। ये सब बात मैंने बता दिया था। फिर मैंने बताया था, सामान्य आधार पर देखा जाए तो व्यंजन आपके 3 प्रकार के होंगे। एक आपका होता है स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, दूसरा आपका होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा आपका क्या होता है? ऊष्म व्यंजन। मैंने अंतस्थ के व्यंजन के बारे में बताया, स्पर्श बताया और साथ ही साथ आपको ऊष्म के बारे में भी मैं चर्चा कर दिया था, जिसमें मैंने सभी के उच्चारण स्थान पर भी आपको चर्चा करा दिया था। सारी बातें हमने क्लियर कर दिया था। अब यहाँ पर पढ़ेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण की। तो पहला तो आपका सामान्य आधार होता है, जिसमें आपने पढ़ा स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अब यहाँ पर जो आपको पढ़ना है घोष के आधार पे। घोष का मतलब क्या होता है? कंपन या गूंज। घोष, कंपन या गूंज के आधार पे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, घोष या कंपन के आधार पे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है आघोष, दूसरा आपका क्या होता है? साघोष। कितना होता है? ये पहला आपका होता है आघोष और दूसरा आपका क्या होता है? साघोष। देखिए, यहाँ पे साघोष को आप सही कर सकते हैं, साघोष। यहाँ पर ऐसे लिखा गया घोष। अब देखिए, घोष का मतलब क्या होता है? कंपन या गूंज। तो आ का मतलब क्या होता है? नहीं, घोष का मतलब होता है कंपन या गूंज। यानी कहने का मतलब क्या है? ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय कंपन या गूंज उत्पन्न नहीं होती है या फिर कम उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं? हम अघोष कहते हैं। और ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय कंपन उत्पन्न हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं या फिर घोष। तो घोष और सघोष दोनों आपके एक ही होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी बात करें हम अघोष की, तो अघोष की परिभाषा क्या हो गई? ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय क्या होता है? गूंज उत्पन्न नहीं होती है या फिर कंपन उत्पन्न नहीं होता है या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा-सा कंपन उत्पन्न हो, तो उसे क्या बोलते हैं? हम अघोष बोलते हैं। सघोष का मतलब क्या होता है? कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है, गूंज उत्पन्न होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। अब यहाँ पे पेपर में प्रश्न क्या पूछा जाता है? कि पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन-सा अघोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन-सा सघोष वर्ण है? आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएँगे। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, तो मैंने आपको वर्ग बताया था, तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपका क्या होगा? अघोष में आएगा। और साथ ही साथ जो है आपके तालव्य सा, मूर्धन्य सा, नहीं तालव्य सा, इसको हम क्या बोलते हैं? दंती सा, इसको हम क्या बोलते हैं? मूर्धन्य सा। तो तालव्य सा, इसके बाद आपका ए वाला सा आएगा, फिर आपका ए वाला सा आएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपके तीनों सा दिख रहे हैं, कौन-कौन से सा? एक आपका क्या होता है? तालव्य सा होता है, एक आपका क्या होता है? मूर्धन्य सा होता है, एक आपका क्या होता है? दंती या दंत सा। ये तीनों जो है इसी में आ जाएँगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग बताए थे, का वर्ग, इसके बाद चा वर्ग, इसके बाद टा वर्ग, फिर ता वर्ग और फिर पा वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर आपके होते थे, 5-5 होते थे ना? तो मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ग का वर्ग का पहला 2 वर्ण, इसके बाद आपका चा वर्ग का, फिर आपका टा वर्ग का, फिर आपका ता और फिर पा वर्ग का।
तो जितने भी वर्ग हैं, उन वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण किस में आएँगे? अघोष में आएँगे। साथ ही साथ जितने भी आपके यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊष्म में, तो ऊष्म में केवल ह नहीं आएगा, बाकी तीनों सा आपके। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, इसके साथ-साथ जो तीनों सा होते हैं, कौन-कौन से? तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा किस में आएँगे? अघोष में आ जाएँगे। अब ध्यान दीजिएगा, सघोष की बात करेंगे तो वर्ग में जितने बच गए, तो वर्ग में आपने पहला और दूसरा इसमें शामिल कर लिया, बचा कौन-सा? तीसरा, चौथा और पाँचवाँ। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवाँ, तो प्रत्येक वर्ग का जो आपका तीसरा है, चौथा है और पाँचवाँ है, तो प्रत्येक वर्ग का आपका तीसरा, चौथा और पाँचवाँ किसमें आ जाएगा आपका? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवाँ आपका किसमें आएगा? सघोष में काउंट किया जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण किसमें आएगा? अघोष में। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवाँ किसमें आप काउंट करने वाले हैं? सघोष में काउंट करने वाले हैं। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? और साथ ही साथ जितने भी आपके अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ मैंने बताया था य, र, ल और व। और इसके साथ-साथ आपका यहाँ से हा छूटा था, तो हा भी इसमें चला जाएगा। और जितने भी स्वर होते हैं, सब किस में आएँगे? सघोष में काउंट किए जाएँगे। तो सघोष की बात करते हैं, तो सघोष में कौन आएगा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, इसके साथ-साथ जितने भी अंतस्थ होंगे और आपके सभी स्वर इसमें क्या हो जाएँगे? काउंट हो जाएँगे। तो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी बात किया जाएगा अघोष की, तो अघोष में कौन-कौन से आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। जैसे मैं क वर्ग की बात करूँगा, तो क में क और ख किस में आएगा? आपका अघोष में आ गया। च वर्ग की बात करूँ, चा और छा किस में आएगा? आपका अघोष में। टा वर्ग की बात करूँ, टा और ठा किस में आएगा? आपका अघोष में आएगा। तो मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण किस में आएगा? अघोष में। और साथ ही साथ आपकी क्या आएँगे? तीनों सा। आपके तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा, ये तीनों इसमें आ जाएँगे। इसको बोलते हैं अघोष। सघोष की जब भी बात करेंगे या घोष की जब भी बात करेंगे, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवाँ। इसके बाद अंतस्थ आपके सारे यार अलावा, इसके साथ आपका हा आएगा और जितने भी स्वर होते हैं उनको भी कहाँ काउंट किया जाता है? सघोष में काउंट किया जाता है। अगर पेपर में पूछे अघोष की संख्या कितनी, तो आपका आंसर कितना होगा? 13। कैसे 13 हो गया? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी एक वर्ग से 2 काउंट हो रहे हैं, तो टोटल कितने वर्ग होते हैं? 5। तो 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 10 और 3 आपके 13। तो अघोष की संख्या कितनी होती है? 13। फिर अगर आपसे पूछे सघोष वर्ण कितने होते हैं, तो जब भी अगर आपसे पूछेगा सघोष वर्ण की संख्या कितनी है, तो सघोष वर्ण आपके कितने होते हैं साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, आप इसको काउंट कर सकते हैं। सघोष वर्ण, सघोष वर्ण में ध्यान दीजिएगा, तो प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5, यानी कहने का मतलब प्रत्येक वर्ग से 3 अर्थ कितना हो जाएगा? 5 वर्ग है तो 5 तिहाई 15। इसमें से 4 आपके अंतस्थ हो गए, 15 4 19, एक आपका हो गया, कितना हो गया? 20। और 20 में 11 जोड़ देंगे, आपके स्वर कितने हो जाएंगे? टोटल 31 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि अघोष की संख्या कितना, तो आपका आंसर कितना होगा? 13। सघोष की संख्या पूछा जाएगा तो आंसर कितना बताएं? 31। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि सघोष व्यंजन की संख्या कितनी है, तब आपका आंसर कितना होगा? 20। तब उसमें आप स्वर को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से 15 और यहाँ से 4 19 और 1 20, 20 व्यंजन होते हैं, इसमें आपने स्वर को 11 काउंट कर लिया है। तो जब आपसे सघोष वर्ण पूछेगा, तो आपका आंसर कितना होगा? 31। जब पूछेगा सघोष की संख्या कितना है, तो आपका आंसर कितना होगा? 31 होने वाला है। आपका आंसर कितना होगा? 31। ठीक है? लेकिन आपसे पूछे कि सघोष व्यंजन की संख्या कितना, तो आप उसमें स्वर को काउंट नहीं करने वाले हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे आपका क्या था? प्राण वायु के आधार पे, यानी मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर व्यंजन जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर कितना होगा? 2 प्रकार के होंगे। 2 प्रकार कौन-कौन से? एक आपका होता अल्प प्राण, एक आपका होता महाप्राण। ध्यान दीजिएगा, एक आपका होता अल्प प्राण, एक आपका होता महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब क्या है यहाँ पे? तो कहने का मतलब ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय जो प्राण वायु है वो कम निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। और ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय जो प्राण वायु अर्थात मुंह से जो वायु है वो क्या निकलती? ज्यादा निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। अब सवाल पेपर में क्या आता है? पूछेगा अल्प प्राण कौन-कौन से होते हैं? महाप्राण कौन-कौन से होते हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण किसमें काउंट किया जाएगा? अल्प प्राण में। जैसे दूसरी चीज, अंतस्थ की मैं बात कर लूं, तो अंतस्थ जितने भी आपके हैं सब किस में आएंगे? अल्प प्राण में आएंगे।
और साथ ही साथ जितने आपके स्वर होंगे, वो भी किस में आ जाएँगे? अल्प प्राण में। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक वर्ग का ये 5 वर्ग होते हैं और उन पाँचों वर्ग में प्रत्येक वर्ग का चाहे पहला वर्ण हो, चाहे आपका तीसरा हो, चाहे पाँचवाँ, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवाँ किसमें काउंट होगा? अल्प प्राण में आएगा। इसके साथ-साथ प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा किसमें आएगा? महाप्राण में। और उसमें क्या आएगा? ऊष्म आ जाएँगे। ऊष्म सारे यानी स, स, स और ह। तो अगर आपसे पूछा जाए साथियों बताइए अल्प प्राण, तो अल्प प्राण में कौन-कौन शामिल है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवाँ वर्ण, इसके साथ-साथ अंतस्थ सारे और आपके सभी स्वर। जब भी पूछा जाएगा महाप्राण तो क्या बताएँगे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, इसके साथ-साथ आपका जितने भी आपके ऊष्म हैं, सब किस में आ जाएँगे? महाप्राण में। आप इसको अंगुलियों पर भी काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं आपको ध्यान देना है। जैसे अगर आप साथियों ध्यान दीजिए इस तरह से अगर आप इसको इस तरह से ध्यान दें, तो जैसे मान लेते हैं आपकी एक अंगुली है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा आपका अनुष्ठा हो गया, आपका इसको पहला मानिए, इसको दूसरा मानिए, इसको आप तीसरा मानिए, इसको आप चौथा मानिए और इसको आप पाँचवाँ मान लीजिए। तो ध्यान जैसे आपने लिखा क, फिर आपने क्या लिखा यहाँ पे आएगा ख, फिर क्या लिखा ग, फिर आपका आएगा घ, फिर आपने क्या लिखा इंग्या लिखा, ठीक है? फिर क्या लिखा चा वर्ग आएगा च, फिर आपका छ, फिर आपका देखिए ज, फिर आपका क्या आएगा झ और फिर आपका क्या आ जाएगा इया आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे ट, फिर आपका आएगा ठ, फिर आपका आएगा ड, फिर आपका आएगा ढ, फिर आपका क्या आएगा अड़ा। ऐसे आप देखिए पूरा बना सकते हैं, सारे वर्ग को आप इसमें काउंट कर सकते हैं। ना? तो हमने 3 आपको लिखा और भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला, तीसरा और पाँचवाँ, पहला, तीसरा और पाँचवाँ इसको हम क्या बोल देंगे? अल्प प्राण बोल देंगे, अल्प प्राण। इसके बाद दूसरे और चौथे की जब भी बात करें इसको हम क्या बोल देंगे? महाप्राण बोल देंगे। क्या बोल देंगे? महाप्राण बोल देंगे। ये आपको समझना है। आप अपने अंगुलियों पर भी इसको क्या कर सकते हैं? बड़े आसानी के साथ समझ सकते हैं। ठीक है? तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा इतना। तो यहाँ से आपको समझना बड़े आसानी से आप अपनी उँगली कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो पहला, इसके बाद तीसरा और पाँचवाँ, पहला, तीसरा और पाँचवाँ ये आपका किसमें आएगा? अल्प प्राण में, दूसरा और चौथा किसमें आएगा? महाप्राण में आएगा। मैंने आपको उँगली के माध्यम से बता दिया। तो अल्प प्राण की संख्या पूछी जाती है, तो अल्प प्राण की संख्या कितनी देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवाँ यानी एक वर्ग से 3 मिल रहे हैं तो 3 वर्ग है तो कितना हो जाएगा? 3 पचे 15 टोटल 5 वर्ग होते हैं और 1 वर्ग से 3 लिया तो 5 3 15 हो जाएगा। 15 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 19 और 19 में स्वर कितने होते हैं? 11 तो कितना जोड़ देंगे आपका हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो अल्प प्राण की अगर संख्या पूछे तो आंसर कितना होगा? अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। अगर आपसे पूछे महाप्राण की संख्या कितनी होगी? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आप 1 वर्ग से 2 ले रहे हैं तो 5 वर्ग से कितना 5 दूनी 10 और इसमें 4 आप जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका इसमें आप 4 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 14 तो महाप्राण की संख्या कितनी होती है 14 लेकिन साथियों ध्यान दीजिएगा अगर आपसे पूछ लें कि अल्प प्राण व्यंजन कितने होते हैं तब आप उसमें से स्वर को हटा देंगे तो टोटल आपके कितने होते हैं 30 और 30 में से अगर आपका स्वर हट जाएगा 11 बचे कितना 19 अल्प प्राण व्यंजन पूछने पर आंसर कितना होगा 19 होगा और वैसे पूछे अल्प प्राण वर्ण कितने आपका कितना होता 30 होता है ठीक है तो आई थिंक सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया बाकी तो आप अपने अंगुली के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ से बताया, इस तरह से भी आप इसको बना के बड़े आसानी के साथ यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। ठीक है? आप इसको सारे लोग इसको बना के समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। या इसको अगर पहला माने, इसको दूसरा माने, इसको तीसरा माने, इसको चौथा माने, एक आप यहाँ पर और कर लीजिए 5वाँ और फिर इस लाख मिला दीजिए आप यहाँ से। बाकी इस पे आप रख के काउंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आप बड़े आसानी के साथ समझ सकते हैं कि अल्प प्राण क्या हुआ और महाप्राण क्या हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं उच्चारण के आधार पे बहुत बार पूछा गया प्रश्न पूछा जाता है प्रश्न उच्चारण के आधार पे व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है 8 होती है उच्चारण के आधार पे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 8 होती है पहला आपका होता स्पर्शी व्यंजन तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या अगर आपसे पूछा जाए आंसर कितना होगा 16 होगा स्पर्शी व्यंजन कितने होते 16 होते कौन कौन सी होती ध्यान दीजिएगा का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग इसके प्रथम 4 वर्ण पहले आप इसको याद कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा जैसे एक आपके प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होगा, जो आपके प्रत्येक वर्ग होते हैं, जैसे का वर्ग का 5वां अंगा हो गया, चा वर्ग का क्या हो जाएगा? इया हो जाएगा, टा वर्ग का क्या हो जाएगा?
अड़ा हो जाएगा, ऐसे ता वर्ग का ना हो जाएगा और पा वर्ग का आपका मा हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होगा वो कहाँ से बोला जाएगा? नाक से बोला जाएगा, नासिक से बोला जाएगा। जैसे आपने कहा इंग्या तो कहाँ से आ रहा? नाक से आ रहा है। हमने कहा अड़ा तो ना से बोला जा रहा है। हमने कहा न तो ना आपका किस में आ रहा है? नासिक से आ रहा है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होगा, सभी वर्गों के पंचमाक्षर मतलब 5वां वर्ग जो होगा, 5वां अक्षर जो किसमें आएगा? नासिक में आ जाएगा। अब क्या बचे? प्रत्येक वर्ग के आपके शुरुआत के 4 बचे। तो कहने का मतलब इसमें क्या है कि जो स्पर्शी होगा, स्पर्शी की संख्या 16 होती कैसे होती है? का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के प्रथम 4 वर्ग। इसमें से आपको चा वर्ग को हटा देना है। चा वर्ग आपका अलग से आ जाएगा। चा वर्ग किस में आ जाएगा? आपका स्पर्श संघर्षी में आ जाएगा, उसके 4 वर्ण। तो ध्यान दीजिए मैंने आपको क्या बताया कि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होगा, वो किस में काउंट होगा? नासिक में काउंट होगा अर्थात उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक होता है। ठीक है? इतना हो गया। अब प्रत्येक वर्ग के शुरुआत के कितने बचे आपके? 4 अक्षर बचे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्पर्श संघर्षी एक आपका होता है, उसमें क्या आ जाएँगे? आपके 4 आ जाएँगे। कौन से? चा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण आ जाएँगे। चा वर्ग के प्रथम 4 इसमें काउंट कर लिए जाएँगे। तो अब आपको समझना है स्पर्शी की जब भी हम बात करेंगे, पहला आपका क्या होता है? स्पर्शी। स्पर्शी की संख्या कितनी होती है? 16। कौन-कौन से आते हैं? का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। यानी आपको केवल चा वर्ग को छोड़ देना है। फिर से आपका संघर्षी आता है। संघर्षी में कौन आते हैं? 4 आते हैं। कौन-कौन से? ऊष्म व्यंजन आते हैं। कौन-कौन से होते हैं? ऊष्म इसमें काउंट होते हैं। कौन सा? स और हा। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और आपका यहाँ से हा। इसका उच्चारण स्थान मैंने बताया था क्या होता है? कंठ होता है। तो संघर्षी में कौन आएँगे? 4 कौन-कौन से? स और हा, तीनों सा और हा। फिर स्पर्श संघर्षी में क्या आ जाएगा? जो आपका एक बचा था, कौन-सा? चा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। चा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण इसमें आ जाएँगे। फिर आपका आता है नासिक। नासिक में क्या आएगा? सभी वर्गों के पंचमाक्षर, यानी जितने भी वर्ग हैं उसके जो 5वें अक्षर होते हैं किसमें आएँगे? नासिक में। मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि जब भी हम बात करेंगे स्पर्शी की तो उसकी संख्या कितनी होती है? 16। का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण इसमें आ जाएंगे। फिर आपका होता है संघर्षी, इनकी संख्या होती है 4। कौन-कौन से इसमें आते हैं? ऊष्म व्यंजन आते हैं। तीनों सा और हा। फिर आता है स्पर्श संघर्षी की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन-कौन से होते हैं? चा वर्ग जो आपका छूटा था उसके चारों वर्ण हो जाएंगे। फिर आपका आता है नासिक के। तो नासिक की जब भी हम बात करेंगे उसमें क्या होता है? सभी वर्गों के जो 5वें अक्षर होते हैं किसमें आएँगे? आपके नासिक में आ जाएँगे। फिर देखिए संघर्षहीन व्यंजन। तो संघर्षहीन की बात करें इसमें केवल 2 आए। कौन-कौन से? या और वा। संघर्षहीन में क्या होते हैं? केवल 2 आते हैं क्योंकि इनको बोलते समय संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और या और वा को हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। या और वा को हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो संघर्षहीन व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन-कौन से? या और वा। फिर आपका आता है प्रकंपित। इसी प्रकंपित को लुंठित के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या केवल 1 होती है जिसमें कौन आता है? आपका रा। तो रा को हम प्रकंपित और लुंठित के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में इसको जिक्र किया था। इसके बाद आता है पार्श्विक। पार्श्विक में केवल एक आता है जिसका नाम क्या है? ला। इसकी चर्चा भी मैंने आपको पिछले क्लास में की थी। फिर आपका क्या आता है? यहाँ से 7 हो गए। इसके बाद 8वें नंबर पे आपका आता है ताड़न जात। क्या होता है? ताड़न जात। इसी ताड़न जात को द्विगुण के नाम से भी जाना जाता है। इसी ताड़न जात को हम द्विगुण के नाम से जानते हैं। इसी को हम उत्क्षिप्त भी कहते हैं। इसी को हम जो है उस्रिप के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो है 2 आते हैं। कौन-कौन से? ड़ और ढ। किसे बोलेंगे? ड़ और ढ। क्या बोलेंगे? ड़ और ढ। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये टोटल कितने होते हैं? 8। फिर से देख लीजिए। स्पर्शी की बात करेंगे, स्पर्शी में टोटल 16 होते हैं। कौन-कौन से? का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। फिर आपका संघर्षी होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन-कौन से? तीनों सा और आपका हा यानी ऊष्म व्यंजन। फिर आपका स्पर्श संघर्षी होता है। इसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन-कौन से? चा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। फिर आपका नासिक होता है। इसमें क्या होता है? सभी वर्ग के 5वें अक्षर किसमें आते हैं? नासिक में आते हैं। फिर आपका होता है संघर्षहीन। संघर्षहीन की भी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन-कौन सी होती है? या और वा। इनको संघर्षहीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको बोलते समय कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। इसको या और वा होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। फिर आपका छठवां होता है प्रकंपित। इसी को हम लुंठित के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कौन होता है? आपका रा होता है। फिर आपका पार्श्विक आता है। इसे क्या बोलते हैं? ला। पार्श्विक में क्या होते हैं? 1 होते हैं। ला को हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक। फिर आपका आता है ताड़न जात, द्विगुण, उत्क्षिप्त, उस्त्रिप। इसे हम क्या बोलते हैं? इनकी संख्या क्या होती है? 2। कौन-कौन से होते हैं? ड़ा और ढा। अब समझिए, इसको हम ताड़न जात के नाम से क्यों जानते हैं? ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर
सिरोरेखा आप देखते हैं, ये आपकी क्या होती है? सिरोरेखा होती है। अगर सिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगी, उसे हम क्या बोलेंगे? अनुस्वार बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा। अगर सिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगी, उसे हम क्या बोलेंगे? अनुस्वार बोलेंगे। अब मैं इस बात को क्लियर ही कर देता हूं आपके सामने। तो अगर आपको पूछा जाए, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये आपकी क्या होती है? सिरोरेखा होती है। किसी वर्ण के ऊपर लगी हुई लाइन को हम क्या बोलते हैं? सिरोरेखा। अगर किसी सिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगी, उसे क्या बोलेंगे? हम अनुस्वार बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अनुस्वार। साथियों ध्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर जो आपकी कोई भी है, उसी के नीचे लगा सिरोरेखा, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने एक शब्द लिख दिया, जैसे क्या है? अंग की बात, सिरोरेखा के ऊपर लगा, उसे बोलेंगे अनुस्वार। अब ध्यान दीजिएगा, ये जैसे मैंने एक लिख दिया डा, अगर इसके ऊपर बिंदी, इसे बोलेंगे अनुस्वार। क्या बोलेंगे? अनुस्वार के नाम से इसको हम जान देंगे। अगर हम ध्यान दें, इसके इधर बिंदी लगी है, इधर बिंदी लगी, उसे हम क्या बोलते हैं? अगर इधर बिंदी लगी, उसे क्या बोलते हैं हम? ये सारी बात आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपसे पूछा जाएगा, इसको थोड़ा सही लिख देते हैं हम यहाँ से, जिससे आप लोग यहाँ से समझ पाएँ इसको। समझिए। तो अगर हम बात करेंगे ऊपर बिंदी लगी है, उसे हम क्या बोलेंगे? अनुस्वार के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर वही बिंदी आपकी नीचे लग गई है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ताड़न जात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ताड़न जात के नाम से उसको हम क्या करते हैं? जानते हैं। इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए। अगर बिंदी कहाँ लग गई है? नीचे लग गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ताड़न जात के नाम से जानते हैं। तो अभी मैं आपको चर्चा किसकी कर रहा था? ताड़न जात की कर रहा था। तो अगर ऊपर बिंदी लगी, उसे हम क्या बोलेंगे? अनुस्वार के नाम से जानते हैं। अगर नीचे बिंदी लगी, उसे हम क्या बोलते हैं? ताड़न जात के नाम से भी उसको हम जानते हैं। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे क्या चर्चा कर रहा था? चर्चा ये था आपका कि इसे हम ताड़न जात क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके नीचे जो है लगा होता है। फिर इसे हम द्विगुण क्यों कहते हैं? द्विगुण इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब आप पढ़ते हैं, टा वर्ग पढ़ते हैं या फिर पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है? ड़ा और ढा। अगर ये बिंदी ना लगाई गई हो, तो उसे क्या पढ़ेंगे हम? जब आप पढ़ते हैं ता था धा धा ना, इसके बाद आप पढ़ते हैं टा ठा डा ढा, डा और ढा उसे पढ़ेंगे, तब इस अगर यहाँ पे बिंदी ना लगा, उसे हम क्या बोलेंगे? डा और ढा के नाम से जानेंगे। अगर बिंदी ना लगा, उसे हम क्या बोलेंगे? डा और ढा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? तो इसलिए इसको डा और ढा भी कहते हैं और इसके साथ इसको ताड़न जात भी कहते हैं। इसलिए देखिए, इसके दो गुण आ रहे हैं। तो अगर इसके ऊपर बिंदी लग जा रहा है, अगर इसके नीचे जो है, अगर हम बिंदी लगा रहे, इसे क्या बोलते हैं? ताड़न जात बोल देते हैं, दूसरा हो जा रहा है। अगर बिंदी नहीं लगता है, तो क्या हो जाता है आपका? ड और ढ के नाम से जानते हैं। तो इसके दो गुण प्रदर्शित हो रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हम द्विगुण के नाम से जानते हैं। बाकी इसको हम ताड़न जात के नाम से भी जानते हैं। तो फटाफट से आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग स्क्रीनशॉट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो आई थिंक सभी ने स्क्रीनशॉट ले। चलिए, तो इतनी बातें सबको क्लियर हो चुकी हैं। अब इसमें हम एक बात आपको बता देते हैं। तो जैसे कुछ बिंदु होते हैं, तो अभी मैंने आपको ताड़न जात के बारे में बताया। अब कुछ चीजें और आपको बता रहे हैं, बस 2 मिनट आपको देखना है ध्यान से। जैसे कुछ चिन्ह होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक किसी आपको कोई बताता नहीं जल्दी, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे चार बिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या होता है कि एक आपकी क्या इसे बोलते हैं? सिरोरेखा। अगर सिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगी, उसे हम क्या बोलेंगे? अनुस्वार के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे? अनुस्वार के नाम से जानेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसी सिरोरेखा के इधर बिंदी लगी है, इधर बिंदी लगी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पंचमाक्षर। पंचमाक्षर बिंदु के नाम से इसको हम जानेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे बिंदु लगी है, किसी वर्ण के नीचे लगा, उसे क्या बोलेंगे? ताड़न जात। क्या बोलेंगे? ताड़न जात। इसका नाम क्या हो जाएगा? ताड़न जात चिन्ह, इसे हम बोल देंगे। और ध्यान दीजिएगा, अगर जो भी आपका वर्ण लिखा उसके पहले लगा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसे बोल देंगे अरबी या फारसी भाषा में जो चिन्ह लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नुक्ता। क्या बोलते हैं उसे? हम नुक्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें, जैसे का है, तो अगर इसके ऊपर बिंदी लगा, इसे क्या बोलेंगे? अनुस्वार। जैसे मैंने बोला डा, नीचे बिंदी लगा, तो इसे क्या बोल देंगे हम? अगर नीचे इसके बिंदी लग गया है, तो जाहिर सी बात क्या होगा? इसे हम क्या बोलेंगे? इसका नाम अगर होगा ताड़न जात। ताड़न जात। अगर यहीं पर यहां बिंदी लगा दिया जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? पंचमाक्षर। क्या बोलेंगे? पंचमाक्षर के नाम से जानेंगे। और अगर इसके पहले बिंदी लगा दिया जाए, तो हम क्या बोलेंगे? नुक्ता के नाम से उसको हम क्या जानते हैं? नुक्ता। नुक्ता क्या होता है? अरबी और फारसी भाषा में होता है।
तो मैंने 4 बिंदु के बारे में चर्चा किया। अगर किसी शिरोरेखा के ऊपर लगा उसे क्या बोलेंगे? अनुस्वार के नाम से जानेंगे। अगर किसी वर्ण के बगल में लगा है, किसी वर्ण के इधर जैसे मान लीजिए ये लगा है, ए है, अगर यहाँ लग गया तो आपका ये क्या बोलेंगे? पंचमाक्षर आपका अंगा हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी वर्ण के नीचे लगा है तो उसे बोलेंगे ताड़न जात चिन्ह और साथ ही साथ किसी वर्ण के पहले लग गया है, तो उसे क्या बोलेंगे? नुक्ता के नाम से जानते हैं। तो 4 चिन्ह मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब यहाँ पर समस्या क्या आती है? पेपर में पूछा जाता है कुल वर्णों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल वर्णों की संख्या, तो कुल वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 52। कैसे होता मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमने बात किया स्वर की, तो स्वर की संख्या होगी 11। हमने बात किया व्यंजन की, तो व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 33। हमने बात किया किसकी? संयुक्त व्यंजन एक आपका होता है। हमने बात किया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हमने बात किया द्विगुण की। द्विगुण कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं। कितने होते हैं आपके द्विगुण? कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है? फिर हमने बात किया अयोगवाह की। अयोगवाह ये भी कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं। ठीक है? अब सबको जोड़ लीजिए। तो 33 में 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 44। 44 में 4 जोड़ें कितना हो जाएगा? 48 और 2 कितने हो जाएंगे? 50 और 2 कितने हो जाएंगे? 52। ऐसे आपको ध्यान देना है। तो कुल वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर कितना होगा? 52। स्वर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 11। व्यंजन पूछा जाए कितना होगा? 33। व्यंजन हमने बताया था कैसे 33 होता है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। छ, त्रंग, ज्ञ और स्रा। ये आपको ध्यान देना है। द्विगुण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है आपकी? 2 होती है। तो इस तरह से कुल कितने हो जाते हैं आपके? 52 हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है? और लगे हाथ में आपको एक बात और बता देता हूँ जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान भी देने वाली ज़रूरत है इसमें। जैसे मैंने बात किया संयुक्त व्यंजन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करेंगे, तो संयुक्त व्यंजन आपके टोटल कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। कौन-कौन सी होती है? यहाँ से छ होता है, त्रंग होता है आपका, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, त्र ज्ञ होता है और आपका क्या होता है? स्रा होता है। ये आपके होते हैं। इनको कैसे लिखा ध्यान दीजिएगा। अगर आप इनको ऐसे पढ़ें कसा, कैसे पढ़ें? कसा यानी का और इसमें मिलता आपको क्या है? पेपर में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनते हैं ऐसे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे मैंने बात किया आधा का और प्लस यहाँ से सा। ठीक है? त्रा की मैंने बात किया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आधा ता और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? रा। इसके बाद ये क्या बनता है? जा से बनता आधा जा और यहाँ पर क्या पड़ता है? या इसे आप ऐसे पढ़िए, जिया पढ़िए तो आपको याद रहेगा। ऐसे आधा सा और इसमें क्या मिलता है? आपका रा। तो छा को आप पढ़िए के कसा, कसा के नाम से पढ़ेंगे आपको याद है क, श, क और सा। त्रा किससे बनता? ता और रा से। ज्ञा किससे बनता? जा और इया से। स्रा किससे बनता? और सा। पेपर में पूछेगा कि जा जो मतलब छा जो है किससे मिलकर बना होता है? का प्लस सा से। त्रा किससे बना होता है? ता प्लस रा से। आपका ज्ञा किससे बना होता है? जा प्लस इया से। और स्रा किससे बना होता है? सा प्लस रा से। लेकिन कभी-कभी आपको ऐसे भी देता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देगा आधा का और प्लस इस सा को आप कैसे लिख सकते हैं? आधा सा तो लिख सकते हैं, इसमें आप क्या जोड़ सकते हैं? आ जोड़ सकते हैं। ऐसे इसको तो आधा ता आप लिख सकते हैं प्लस ए रा भी पूरा लिखा आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, रा प्लस आ भी लिख सकते हैं। ठीक है? ऐसे यहाँ पर भी है। तो जा और प्लस आपका आधा इया लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या जोड़ सकते हैं? आ जोड़ सकते हैं। ऐसे यहाँ पर क्या है आपका आधा सा और प्लस यहाँ पे आधा रा लगा के आप जोड़ दीजिए आ। तो पेपर में आपको कभी-कभी फँसाने के लिए क्या देता है? ए ऑप्शन देगा। कभी-कभी आपको क्या देगा? इस वाले ऑप्शन को यहाँ से दे देता है, आपको ध्यान देना है। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी, आपका आंसर कितना होगा? 4। कौन-कौन से? छ, त्रंग, ज्ञ और स्रा। छ कैसे बनता? का और सा से। त्रा कैसे बनता? ता और रा से। ज्ञ कैसे बनता? जा और इया से। इसके बाद स्रा कैसे बनता? सा और रा से। यहाँ पर आपको अगर इसको आपको आधा करके लिखिए तो यहाँ पर आधा सा लिख दीजिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो पेपर में कभी-कभी ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करके पूछ सकता है। तो साथियों, यहाँ पर मैंने आज क्या आपको पढ़ाया कि व्यंजनों का वर्गीकरण किसके-किसके आधार पे? घोष के आधार पे, फिर मैंने आपको बताया प्राण के आधार पे, फिर मैंने बताया उच्चारण के आधार पे। तो इस तरह से आपका लगभग वर्णमाला की क्या हो गई? समाप्ति हो गई। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।